इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कस्टम यूनियन, फ्री एरिया ट्रेड, इसमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। इनकी डेफिनेशन है, अच्छा। आपने देख लेनी है, पता नहीं सिलेबस में आपके हैं कि नहीं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या जी होता है, है। प्रेफरेंशियल, फ्री एरिया वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती हैं, वो दो दो मार्क्स के लिए वो अक्सर पूछ लेता होता है। अब ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन, इसमें दो चीजें हैं, एक ट्रेड क्रिएशन है, एक ट्रेड डाइवर्जन है। ये अच्छा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लेना, लॉग में आता होता है ये। ट्रेड क्रिएशन एक ऐसी टेक्निक या ऐसी सिचुएशन है जिस वक्त दो मेंबर नेशंस आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दो मेंबर नेशन आपस में ट्रेड कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, पहले हमने जो फॉर्मल जितनी भी डायग्राम्स की हैं, नेशन वन होती थी, नेशन टू होती थी, तो वो मेंबर्स नहीं थी आपस में, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, उनको वैसे ही फायदा लगता था, यार इससे खरीदने में फायदा है, इससे खरीद लेनी चाहिए, इससे इंपोर्ट करनी चाहिए, इससे एक्सपोर्ट करनी चाहिए। सारी बातें वही हैं, अब सिर्फ एडिशन में ये आ गया है। आपने सपोज कर लेना है जो नेशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही हैं वो दोनों मेंबर नेशन है, और उन दोनों के अलावा बाकी सारी दुनिया नॉन मेंबर नेशन है, जितने भी ममालिक हैं। ठीक है। ये शुरू से पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है ट्रेड क्रिएशन Trade in this section we first में। explain the process of trade creation and then we illustrate the effects of the trade creating custom union. ठीक है। The static partial equilibrium effects of forming a custom union are measured in the terms of trade creation and trade diversion. मतलब कि partial equilibrium effects होते हैं ये। partial equilibrium क्यों बोला इसको? पार्शियल इक्विलिब्रियम हम किसी एक कमोडिटी का इक्विलिब्रियम देखेंगे ना, या एक्स का या वाई का। सर एक मिनट, दोबारा बोले। हमने इसका ट्रेड क्रिएशन का इफेक्ट किसी एक प्रोडक्ट में देखना है, या एक्स में या वाई में। ठीक है, ठीक है। ओके, समझ आ गई। ट्रेड क्रिएशन occurs when domestic production in a nation that is member of the custom union is replaced by lower cost imports from another member nation. अब यहाँ मतलब पे ध्यान एक। से सुन लो, जी। मेंबर नेशन वो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को रिप्लेस कर रहा है इंपोर्ट के साथ, क्योंकि इंपोर्ट उसको सस्ती पड़ रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं इंपोर्ट से, ठीक है, क्योंकि वो उसको सस्ती मिल रही है। ओके। अगर वो इंपोर्ट की परमिशन है तो वो फिर बेवकूफ थोड़ी है जो खुद पागलों की तरह अपने मुल्क में बनाए। उसकी प्रोडक्शन बंद कर देगा, वो ही इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है। अज्यूमिंग आगे। अब यहाँ पे फर्ज, एज्यूमिंग। अब यहाँ पे सिर्फ एडिशन ये है कि जिसे वो इंपोर्ट कर रहा है वो भी मेंबर नेशन है। अच्छा, ठीक हो गया। आगे चलो। जिसे जिसे वो इंपोर्ट कर रहा है वो भी मेंबर नेशन है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड बिफोर एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन, ये एजम्पशन है। हम्म। अब इस तरह अगर वो करेगा तो वेलफेयर इंक्रीज होगी मेंबर नेशंस की, हाँ, मैं भी obvious यही सी कहने बात लगी है। थी, इससे वेलफेयर इंक्रीज कर और जाएगा। मेंबर नेशन के साथ साथ इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे भी जाएगा, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी कुछ टू सम एक्सटेंट वेलफेयर इंक्रीज होगी। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, ट्रेड बिकॉज। ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन हमेशा वेलफेयर को इंक्रीज करती हैं, इसका नतीजा ये निकलता है। ठीक हो गया। अच्छा क्यों अब। इंक्रीज क्यों करती हैं? क्योंकि लेस एफिशिएंट ममालिक से वो प्रोडक्ट या रिसोर्सेज निकल के एफिशिएंट ममालिक के पास चले जाते हैं, और जैसे ही एफिशिएंट के पास जाते हैं वो प्रोडक्शन को मोर देन डबल कर देते हैं, जिससे वेलफेयर इंक्रीज हो जाती है। दोबारा बोलने के बाद वो प्रोडक्शन को डबल कैसे कर देते हैं? वेलफेयर इंक्रीज इसी तरह ही होगी ना, लेस एफिशिएंट नेशन से रिसोर्सेज निकलेंगे, एफिशिएंट नेशन में चले जाएंगे। अब जी। एक्स को इंपोर्ट करना है नेशन टू ने, तो वो जी। नेशन वन से इंपोर्ट करेगा, और नेशन वन अब मान के बैठे हुए हैं वो मोर एफिशिएंट एक्स बनाने में। अगर नेशन वन हाँ। एक्स बनाएगा तो वो उसकी प्रोडक्शन मोर देन डबल करेगा नेशन टू के मुकाबले में। अच्छा सर, ये बात मुझे एक दफा दोबारा क्लियर कर दें, जो नेशन वन है वो एक्स में एफिशिएंट है? हाँ, और नेशन टू वाई में। ठीक हो गया। ये एजम्पशंस में भी लिखूंगी उसकी। लिखो लिखो। ठीक है। अच्छा। और किधर थी? हाँ, दिस इंक्रीजेस द वेलफेयर ऑफ द मेंबर नेशन बिकॉज इट लीड्स टू द ग्रेटर स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक हो गया। A trade creating custom union also increases the welfare of the non-member because some of the increase in its real income spills over its increased imports from the rest of the world. ये rest of the world की welfare को increase करता है, बस ये बात लिखी गई है। हाँ, जी। अब नीचे आ जाए, नीचे करें। इलस्ट्रेशन ऑफ। Illustration of a trade creating custom union. The effects of the trade creating custom union are illustrated in this figure, is adapted from figure 8.3. ये नीचे 8 point। ये ठीक है।
जी जी ठीक है। नहीं, फिगर 8 ये तो 10.1 है, 8.3 वो चैप्टर 8 में है। वो चैप्टर 8 में हाँ जो आपने इस तरह की नहीं की थी, ये उसी से मिलती जुलती है, जिस पे टैरिफ अच्छा। इफेक्ट लगा था। जी जी ठीक है ठीक है। अच्छा, डीएक्स एंड डी एस एक्स सप्लाई कर्व हो गया। सपोज दैट फ्री ट्रेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स इज प्राइस एक्स वन। सबसे पहले फ्री ट्रेड की बात आ गई। अच्छा, मैं पहले डायग्राम समझा देता हूँ, जैसे देख के बाकी बाद में पढ़ लें। अच्छा चले ठीक है। ये चैप्टर 8 में जो आपने डायग्राम की थी ना, उसका मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूं। मैंने कोई नहीं इक्विलिब्रियम। पढ़ा हुआ चैप्टर है। यार पता नहीं क्या करते हो, चैप्टर 10 में कैसे पहुंच गए तुम, 8 पर ही नहीं है तुमने। इसीलिए उसमें सप्ली लगी है, प्रोबेशन लगा है। जी इसीलिए। अच्छा जी, ये इक्विलिब्रियम नेशन 2 को एक्स, ये प्राइस का 3 रुपए पे आ रहा है, और क्वांटिटी 30 रुपए है। लेकिन जी ये नेशन 1 से कर रही है इंपोर्ट एक्स को। तो नेशन 1 इसको ऑफर कर रहा है 1 रुपया प्राइस। एक्स नेशन 1 में जी सस्ता है। दोबारा बोलिए, नेशन वन से इंपोर्ट करी, पहले तो फ्री ट्रेड वाली बात आ गई ना। फ्री ट्रेड वाली अभी कोई बात नहीं आई अभी। अच्छा। नेशन 2 का जो डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, वो 3 रुपए प्राइस पे आ रहा है एक्स का। अच्छा। अगर नेशन 2 को एक्स खुद अपने घर में बनाना पड़े तो उसकी प्राइस 3 रुपए निकलती है, और उसकी जी क्वांटिटी 30 यूनिट की होती है। जी ठीक हो गया। तो एक्स महंगा पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है इसको। तो साथ इसके मुझे नहीं हमसाया समझ। इसके साथ ही एक हमसाया मुल्क है एक्स, वो 1 रुपए का तैयार कर रहा है। यहाँ पे 3 रुपए का तैयार हो रहा है, वहां पे 1 रुपए का तैयार हो रहा है, ठीक हो गया। तो फिर नेशन 2 यही डिसाइड करेगा कि इसको हम अपने घर में बनाने से बेहतर है कि नेशन 1 से इंपोर्ट कर लें। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो ये नेशन 1 इसको 1 रुपए का देने के लिए तैयार है। तो ये अपने मुल्क में प्राइस 1 रुपया अनाउंस करेगा। तो जब प्राइस 1 रुपया अनाउंस करेगा, तो ये देखो प्रोडक्शन कहाँ पे है, 10 पे। जी और डिमांड कितनी हो जाती है इसके मुल्क में, 70 की। जी। तो बीच में 60 यूनिट का गैप आ गया, यानी कि एक्सेस हाँ डिमांड आ गई। जी, तो वो वहां से एक्स इंपोर्ट कर लिया उसने। 60 यूनिट अच्छा, इसने ये कर लिए। ग्राफ जो है ये किस नेशन का है? नेशन टू का ही है ना? ये नेशन 2 का है। ठीक है। अब 60 इसने कर लिए। अब नेशन 1 की बजाय ये अगर नेशन 2 से या नेशन 3 से करता है, उसके क्राइटेरिया या सर्कमस्टेंसेस और हैं। अब अगर टैरिफ लग जाता है, फर्ज करो 100% एड वोल्यूम टैरिफ लग गया, तो प्राइस 1 से इंक्रीज होके 2 पे चली जाएगी। अच्छा टैरिफ लग गया, ठीक है। 100% टैरिफ लगा तो 1 से इंक्रीज होके 2 पे जाएगी ना। जी जी बिल्कुल। 2 पे जब प्राइस जाती है, तो उससे फिर सप्लाई 10 से इंक्रीज होके 20 पे चली जाती है, और डिमांड 70 से डिक्रीज होके 50 पे आ जाती है। और बीच में 30 यूनिट का गैप रह जाता है। अब इंपोर्ट हो रही है 30 की, तो टैरिफ लगने से इंपोर्ट ट्रेड वॉल्यूम कम ही हो जाता है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम होता है, टर्म ऑफ ट्रेड ज्यादा होता है, वेलफेयर भी डिक्रीज होती है। जी, तो यही सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। सिर्फ आपने याद ये रखना है कि नेशन 1 जिसे उसने इंपोर्ट की है, वो मेंबर नेशन है। अच्छा। अब टैरिफ, अच्छा। अब सुनो बात ध्यान से। यहाँ तक तो बात जी। पुरानी है, कहानी कोई नई बात नहीं है, ये पहले मैंने बताई हुई है हाँ तुमको। जी जी, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम वाली बात है सारी। हाँ, टैरिफ लगने से वो यहाँ पे था, ट्रेड हो रही थी 30 यूनिट की, इंपोर्ट 30 कर रहा था, और इसको प्राइस पा रही थी 2 रुपए की। जी। अब यहाँ पे वो मेंबर नहीं है जिसे वो इंपोर्ट कर रहा है, वो नेशन मेंबर नहीं है। अब अगर वो मेंबर बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, नेशन 1 और 2 दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आ सर वो जाते तो मेंबर ही था, दोनों हैं। मेंबर नेशंस के बीच में ट्रेड हो रही थी। मेंबर अब बनने लगे हैं ना, ये तो अभी तक पुरानी कहानी सुनाई है मैंने, जो पिछले हम चैप्टर्स अच्छा में जो करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मेंबर अभी तक नहीं है वो। हाँ, अब अगर मेंबर ये बन जाता है, तो फिर 2 की बजाय इसको वो रेट अनाउंस वन करेगा होते हैं। 1 रुपए का। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मेंबर्स में आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि टैरिफ आपने हटा देना है या बहुत ही कम रखना है। यही हाँ तो फायदा बिल्कुल। होता है मेंबर। कस्टम यूनियन की जी जी डेफिनेशन पढ़ लेना, उसमें यही है, मेंबर नेशन के दरमियान ट्रेड फ्री होगी। जी जी बिल्कुल। तो ट्रेड फ्री होने का फायदा ये होगा कि इसको 2 रुपए की बजाय ये प्रोडक्ट 1 रुपए में ही मिल रही है, जिसकी वजह से ये 30 की बजाय अब 60 यूनिट इंपोर्ट कर रहा है। और ये जो दो शेडेड ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, ये ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होगा इतने पोर्शन का। अच्छा, कस्टम यूनियन बनने की वजह से। कस्टम यूनियन की वजह से ये दो ब्लू कलर की ट्राइंगल्स, ये बेनिफिट
हुआ है इस नेशन को। तो ये ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन थी, जिसने दोनों मेंबर नेशन की वेलफेयर में इजाफा किया, और इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे भी पड़ता है। ठीक है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ऊपर पे से आओ। पढ़ना चाहती हो कि खुद ही पढ़ लोगी? नहीं देखो सर, खुद ही पढ़ लूंगी, आज सिलेबस जरा ज्यादा तो मैं फिर खुद ही पढ़ लूंगी। वाह, टाइम नहीं है, वरना पढ़ लेना था मैंने। क्या बात है, इम्प्रेसिव। थैंक यू सर। अच्छा, डाइवर्जन, ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन। अब ऊपर वाले केस में ये था कि मेंबर नेशन वन और नेशन टू, उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और वो मेंबर नेशन है। हाँ। एक हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि नेशन थ्री भी है कोई, जो कि नॉन मेंबर है। अच्छा। अब नेशन वन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा ये हुआ कि रेट उसको 1 रुपए का मिला। सेशन वन के साथ उसको दोबारा बोले सर। कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा ये हुआ कि रेट उसको 1 रुपए का मिला ना, एक्स का। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नॉन मेंबर अगर 1 रुपए से कम प्राइस में ऑफर कर रहा होता, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई नेशन थ्री है लेकिन वो मेंबर नहीं है, लेकिन वो ऑफर आपको ये कर रहा है कि आप 0.5 रुपीज में एक्स मुझसे लें। अच्छा। है ना पॉसिबिलिटी? हाँ, पॉसिबिलिटी है। लेकिन उससे नेशन टू नहीं खरीदेगा, क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है आपस में। नेशन वन और टू कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हुए हैं कि जो हाँ। मर्जी हो, ट्रेड हमने आपस में कर दी। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। इस केस में नेशन थ्री ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अच्छा। तो जब इस तरह का केस हो कि आप ऐसे ममालिक के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो से हैं लेस एफिशिएंट नेशंस के पास जा रहे हैं, मोर एफिशिएंट्स की बजाय, तो ऐसे में ये जो आपने यूनियन बनाई हुई है, ये आपको नुकसान पहुंचाएगी ओवरऑल वर्ल्ड को भी और मेंबर नेशंस को भी। हाँ, क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है नेशन टू। जी, तो अगर तो नुकसान पहुंचा रही है, उसका लॉस में जा रहा है बेनिफिट, तो इसे फिर बोलेंगे ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन। ऐसी कस्टम यूनियन वो ट्रेड को डाइवर्ट कर रही है। ठीक है, तो वो नॉन मेंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नॉन मेंबर की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, करेगा तो ट्रेड नहीं मेंबर के मतलब। साथ, अच्छा। लेकिन वो अपनी वेलफेयर कम करवा लेगा, जितनी उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। ये ट्रेड क्रिएशन हो या ट्रेड डाइवर्जन हो, वो दोनों ही ट्रेड जी डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन में आती है। ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन में आप ट्रेड क्रिएशन भी कर रहे होते हैं। ट्रेड क्रिएशन उस वक्त कर रहे होते हैं जिस वक्त आपके मेंबर नेशन मोर एफिशिएंट है, और ट्रेड डाइवर्जन आप उस वक्त कर रहे होते हैं जिस वक्त आपके मेंबर नेशन वो लेस एफिशिएंट होते हैं, और नॉन मेंबर वो मोर एफिशिएंट होते हैं। तो वो आपकी जी। वेलफेयर को इंक्रीज भी कर सकती है ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन, और डिक्रीज भी कर सकती है। ये देखना पड़ता है कि दोनों का नेट इफेक्ट क्या है, बेनिफिट का और लॉस का। जिसकी स्ट्रेंथ जी। ज्यादा हुई तो वो फिर नेट लॉस होगा या बेनिफिट होगा। जी ठीक है। इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, उसमें वेलफेयर इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज होता है। जी 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 जी। अब इसकी डायग्राम है, मेन डायग्राम समझा दूं तो ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। ध्यान से सुन लो बात। इक्विलिब्रियम नेशन टू को 3 पे आ रहा था, नेशन वन इसको 1 रुपए में प्राइस ऑफर कर रही थी, नेशन थ्री में प्राइस 1.5 है और होती है। अब मैं आने लगा हूँ ट्रेड डाइवर्जन की तरफ। ट्रेड डाइवर्जन ये है कि एक मोर एफिशिएंट नेशन वो मार्केट में मौजूद है, हम उससे अपनी मेंबरशिप स्टार्ट नहीं करते, कस्टम यूनियन नहीं बनाते, बल्कि उसकी बजाय एक तीसरा ऐसा मुल्क जो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, हम उससे कस्टम यूनियन बना लेते हैं। लेस एफिशिएंट से हमने कस्टम यूनियन बना ली, मोर एफिशिएंट से नहीं बनाई। तो इसका नुकसान ये होगा कि मोर एफिशिएंट मुल्क से रिसोर्सेज निकल के लेस एफिशिएंट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, जिससे ओवरऑल वेलफेयर मेंबर नेशन की तो डिक्लाइन होगी ही होगी, ओवरऑल वर्ल्ड की वेलफेयर भी डिक्लाइन हो जाएगी। बात समझ आ गई? जी 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 सर। जी, अब मैं सीधा आपको डाइवर्जन होगी। एग्जाम डायग्राम की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये ध्यान से समझ लें। ये इक्विलिब्रियम आ गया नेशन टू का, एक्स कमोडिटी का पार्शियल इक्विलिब्रियम है। ये एक्स की सप्लाई, ये एक्स की डिमांड, और ये इक्विलिब्रियम नेशन टू का बनता है 3 रुपए में, और इसकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 30 है। नेशन वन वो चूंकि नेशन टू की निस्बत एक्स बनाने में ज्यादा एफिशिएंट है, और अगर हम उससे ट्रेड करते हैं तो वो 1 रुपए की प्राइस हमें ऑफर करता है, जिसकी वजह से 10 हम प्रोड्यूस करते हैं, 70 की डिमांड है, एक्सपोर्ट 60 की होती है। ऐसी है ना?
जी सर जी। और उसके बाद अगर हम टैरिफ लगाते हैं तो ये प्राइस इंक्रीज करके 2 पे चली जाती है, और प्रोडक्शन ज्यादा होकर 20 पे आ जाती है, कंजम्पशन कम होकर 50 पे आ जाती है, और एक्सपोर्ट 30 की हो जाती है। टैरिफ लगने के बाद की कहानी यही थी, कोई नई बात तो नहीं है अभी तक। नो सर। अब जी सर जी। अब यहाँ से फर्क सुन लें जरा। इस नेशन से अगर हम कस्टम यूनियन बनाते तो हमें ये फायदा होना था कि प्राइस 2 की बजाय हमें 1 रुपए की मिलनी थी। कस्टम यूनियन का मतलब यही होता है ना, टैरिफ हटा देते हैं वो। जी। तो हाँ जी। प्राइस अगर 1 रुपए की मिलती तो हमारी एक्सपोर्ट 60 की हो जानी थी, वेलफेयर में हो जाना था इजाफा। तो हमने नेशन 1 से कस्टम यूनियन नहीं बनाई, बल्कि नेशन 3 से बना ली है, जो हमें प्राइस 1.5 रुपीस ऑफर कर रही है। तो 1.5 रुपीस अगर हम उससे ट्रेड करते हैं तो 1.5 के अकॉर्डिंगली कहानी ये है कि प्रोडक्शन 15 पे हो रही है, और कंजम्पशन 60 पे हो रही है। ट्रेड हम कर रहे हैं 45 यूनिट की। समझे बात? जी। फर्क अब दोबारा सुन लें जरा ध्यान से, बात बारीक बात है। कस्टम यूनियन बनाने का फिर भी फायदा ही है, क्योंकि अगर कस्टम यूनियन ना बनती तो इस नेशन को ये प्राइस 2 रुपए की मिलनी थी। और कस्टम यूनियन वाला, अब बेशक इसने एक लेस एफिशिएंट नेशन के साथ कस्टम यूनियन क्रिएट की है, इतना ज्यादा इसको बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन कस्टम यूनियन बनाने का कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ना। 2 की बजाय इसको 1.5 की ये मिल रही है एक्स कमोडिटी। और ये वाला जो जी पोर्शन सर है, जी। एक ये उसका नेट गेन है, जिसे आप वेलफेयर, पॉजिटिव वेलफेयर इफेक्ट कह सकते हैं। अगर कस्टम यूनियन ना बनाता तो ट्रेड 30 की थी, कस्टम यूनियन इसने नेशन 2 के साथ बना लिया तो ट्रेड 45 की हो गई। तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ये उसको गेन मिला है। यहां तक बात समझ लगे? जी सर जी। लेकिन अगर ये नेशन 1 के साथ बना लेता तो इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाना था, क्योंकि नेशन 1 इज मोर एफिशिएंट नेशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एक्स कमोडिटी। तो नेशन 1 के साथ ना बना के इसने ये पोर्शन नुकसान किया है, तो ये इसका वेलफेयर लॉस है। ठीक, ये नीचे जी उसमें सर जी। लिखा हुआ है जी। वेलफेयर लॉस इसका $15 का है। और ये जो ऊपर दो छोटी छोटी ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, ये वेलफेयर गेन इसका जी जी। वो 3.75 का है। तो गेन छोटा सा है, लॉस बहुत बड़ा है। गेन और लॉस दोनों को ऐड करेंगे तो इसी से ही ओवरऑल वेलफेयर का पता चलेगा ना, वेलफेयर इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। जी सर जी। तो 15 जो तुम माइनस करते हो 3.75, ये 11.25 का लॉस हुआ जी, इसे नेट लॉस कहते हैं। जी सर तो जी। ये एंड पे लिखा हुआ है नेट वेलफेयर लॉस 11.25 का हुआ है नेशन 2 को, सिर्फ इस वजह से कि इसने एक नॉन कम्पिटेंट नेशन के साथ कस्टम यूनियन बनाई है। तो इससे रिसोर्सेज मोर एफिशिएंट नेशन से शिफ्ट होकर लेस एफिशिएंट की तरफ आना शुरू हुए, ओवरऑल वेलफेयर डिक्लाइन करके। ओके, जी सर जी। ये 11.25 की वेलफेयर सिर्फ नेशन 2 की डिक्लाइन की है। तो नेशन 1 की नहीं। अलावा बाकी वर्ल्ड की वेलफेयर भी डिक्लाइन डेफिनेटली की होगी। तो ये आपने टॉपिक कंप्लीट करके आना है, ट्रेड क्रिएशन का और ट्रेड डाइवर्जन का। इन दोनों के नोट्स मुझे चेक करवाएं अच्छे बच्चों की तरह। ये आ गया, यहाँ से निशान कर लें। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, गैट। एक तो गैट का टेस्ट भी होता है, एमए के बाद अगर आपने एमफिल करना है तो गैट का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये अब टैरिफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये इसका बेसिक पर्पस क्या है आपने वो बता देना है। इसका इंट्रोडक्शन, इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे हुई? 1947 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी गैट के नाम से, और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में। मकसद इसका ये था कि डेवलपिंग नेशंस आपस में जितनी भी हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, ट्रेड पॉलिसीज इस तरह की बनानी कि जिनसे ट्रेड टैरिफ की जो अमाउंट है वो मिनिमाइज हो सके, और एक दूसरे जो हमसाया ममालिक हैं या जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना। समझ में लगी बात? जी सर जी। तो ये काम आपने इसकी स्टडी कर लेनी है, यहाँ तक ही देख लें, बाकाया कोई नेट से देख लीजिएगा एक बार, इसको रीडिंग करें बस, इतनी ज्यादा टेंशन इसकी लेनी। अब जल्दी से आपने चैप्टर नंबर 10 पे मूव करना है। और चैप्टर 10 में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखें, ये सेंट्रलाइज कार्टेल की डायग्राम भी बनी है यहाँ पे, कल मैंने आपको आइडिया भी दे दिया था। ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कस्टम यूनियन एंड फ्री ट्रेड एरिया। सबसे पहले तो आपने ये छोटी छोटी डेफिनेशन है लाजमी कर लेनी है, इनको भूल के भी नहीं छोड़ना, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये इस नाम से चैप्टर है। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में वो कुछ टेक्निक्स हैं जो ट्रेड को बूस्ट करने के लिए डिफरेंट नेशन यूज करते हैं।
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए हैं। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है जी प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट से। प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट क्या होती है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये सबसे एक इसकी आम और सिंपल सी एग्जांपल है। ये प्रोवाइड करती है लोअर बैरियर। मतलब अगर आप ट्रेड करते हैं दो नेशन आपस में और उस पर टैरिफ लगा हुआ है 10%, लेकिन वही दो नेशन अगर प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट के अंदर आ रही है, उन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो वो 10% की बजाय उनको लोअर बैरियर बियर करना पड़ेगा, लाइक 5%, 4%। पार्टिसिपेटिंग नेशंस के दरमियान ये लोअर बैरियर प्रोवाइड करती हैं विद नॉन मेंबर नेशन। दिस इज द लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसके बाद है फ्री ट्रेड एरिया। ये क्या काम करता है जी? फ्री ट्रेड एरिया इज द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वेयर इन ऑल बैरियर्स आर रिमूव्ड। चलो भाई, इसने उससे भी एक हाथ आगे काम किया। प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट से तमाम बैरियर्स ही रिमूव हो गए ऑन ट्रेड अमंग मेंबर्स, बट ईच नेशन रिटेन इट्स ओन बैरियर टू ट्रेड विद नॉन मेंबर्स। लेकिन वो बकाया हर नेशन की अपनी अपनी मर्जी है नॉन मेंबर्स के साथ वो किस तरीके से चलता है। फ्री ट्रेड एरिया उनके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसको जो टैरिफ लगाना है नॉन मेंबर्स के साथ अपने अकॉर्डिंगली वो लगा सकता है। याद रहेगी बात? जी सर जी। फ्री ट्रेड एरिया, लेकिन जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान ट्रेड फ्री होगी। ये एक एग्रीमेंट हो गया। अब फ्री ट्रेड एरिया के बाद नेक्स्ट लेवल है जी कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन क्या करती है? अलाउ नो टैरिफ और अदर बैरियर्स ऑन ट्रेड अमंग मेंबर्स। जिस तरह के फ्री ट्रेड एरिया में होता है ये भी वही काम करती है, लेकिन एडिशन में क्या करती है? इट हार्मोनाइज ट्रेड पॉलिसीज सच एज सेटिंग द कॉमन टैरिफ रेट टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो नॉन मेंबर्स हैं उनके साथ आप लोगों ने अगर कोई ट्रेड पॉलिसी बनानी है तो ये उसको भी हार्मोनाइज करती है, मुमानियत करती है। उनको फेवर दे दें या लोअर टैरिफ लगा लें, अपनी मर्जी से उन नॉन मेंबर से टैरिफ ना चार्ज करें। ये एडिशन हो गया। ओके। जी सर। उसके जी सर। बाद यूरोपियन यूनियन इसकी एक एग्जांपल है। कॉमन मार्केट उसके बाद आती है जी। कॉमन मार्केट गोज बियॉन्ड द कस्टम यूनियंस बाय आल्सो अलाउइंग अलाउइंग द फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अमंग मेंबर नेशंस। तो ये उसे एडिशन में क्या कर रही है? फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब लेबर और कैपिटल एक नेशन से दूसरी नेशन अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो उनके ऊपर वो टैरिफ, टैक्स या वीजा वगैरह ये इस तरह के रूल अप्लाई नहीं होने। ओके। जी सर। जी सर। जी सर जी। यूरोपियन यूनियन ने अचीव कर लिया था कॉमन मार्केट का स्टेटस 1993 में। कॉमन इकोनॉमिक यूनियन है जी। इकोनॉमिक यूनियन goes still further by harmonizing or even unifying the monetary and fiscal policies of member states। तो ये एक स्टेप और आगे जाती है। ट्रेड तो उसने फ्री कर दी, कैपिटल और लेबर की मूवमेंट भी फ्री कर दी, बाकी नॉन मेंबर्स के साथ उसने हार्मोनाइज भी कर दिया कि वो टैरिफ आप लोअर रखें ताकि वर्ल्ड की वेलफेयर इंक्रीज हो सके। इसके साथ साथ इसने एक काम ये किया कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी उसको भी ये रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप लोगों ने इस तरीके से बनानी है कि वो ट्रेड को प्रमोट कर रही हो, कोई भी इंडस्ट्री हार्मोनाइज ना हो रही हो उससे। ओके। तो ये डेफिनेशन सारी आपने याद करनी है।